देखो बच्चों सुनो, जब हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की, आखिर फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन हमें डिसीज पढ़नी है, ठीक है। अब सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली होता क्या है, जब हम बात करते हैं डीएनए की, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए के डबल स्ट्रैंड पर सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनता है। क्या बनता है? इस सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। जैसे हम बात कर रहे हैं डीएनए की, यहां पर लिखा है CATCGA, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, बेस पेयर। अब इसी के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर यहां पर होंगे। ये होंगे। होता क्या है, एमआरएनए डीएनए के एक स्ट्रैंड पर फॉर्म होता है, दोनों स्ट्रैंड्स पर फॉर्म नहीं होता। अब सपोज करो हमने मान लिया कि एमआरएनए डीएनए के इस स्ट्रैंड पे फॉर्म हो रहा है, किस वाले पे? CATCGA। क्लियर? अब देखना, हम इसको एक स्ट्रैंड और कम कर देते हैं। हमने लिखा CATCGG, इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री। अब इससे बना mRNA। सुनना समझना, C से क्या बनेगा यहां पर? C किससे कंबाइंड होता है? G से होता है। यस और नो? जिस तरीके से डीएनए पर कंबाइंड होता है वही सेम आरएनए पर होगा, ठीक है ना। C किससे होता है? A किससे होता है? T। बट आरएनए में T नहीं होता, आरएनए में क्या होता है? U, यूरेसिल। तो T की जगह क्या आ जाएगा? क्लियर ये पॉइंट? T किससे कंबाइंड होता है? C किससे होता है? G किससे होता है? G किससे होता है? क्लियर? अब ये बन गया हमारा क्या? मैसेंजर आरएनए, mRNA, M फॉर मैसेंजर, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए पर जो ये 3 बेसिस हैं, टोटल कितने बेस हैं? 6। 3 बेसिस के सीक्वेंस को हम नाम देते हैं जेनेटिक कोडॉन, या हम नाम देते हैं जेनेटिक कोड। क्या नाम देते हैं? जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बेसिस? 3। क्लियर ये पॉइंट? अब ये जो 3 बेस हैं, ये 3 बेस मिलकर एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। 3 बेस कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड इससे बनेगा, एक इससे बनेगा। ये दोनों अमीनो एसिड्स जब आपस में कंबाइंड होंगे और ऐसे कई सारे अमीनो एसिड्स कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनेगा? क्लियर दिस पॉइंट? फिर से सुनो सारे पॉइंट्स। ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड, उससे बना सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। एमआरएनए डीएनए के इस वाले स्ट्रैंड पर बन रहा है। सी से बना जी, ए से टी, टी की जगह क्या बना? टी से ए, सी से जी, जी और जी से सी एंड सी। अब 3 बेसिस के सीक्वेंस को हम क्या नाम देते हैं? एंड 1 जेनेटिक कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो सुनो, होता क्या है, हीमोग्लोबिन में अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। अल्फा चेन्स कंटेन, ईच अल्फा चेन कंटेन 141 अमीनो एसिड्स एंड ईच बीटा
chain contain 146 amino acid। मीन्स 146 अमीनो एसिड मिलकर कौन सी चेन बनाते हैं, और 141 अमीनो एसिड मिलकर कौन सी चेन बनाते हैं, 1 अल्फा चेन इज प्रोड्यूस्ड बाय 141। क्लियर ये पॉइंट। और 1 बीटा चेन इज प्रोड्यूस्ड बाय 146। अब सुनो ध्यान से, होता क्या है, जैसे यहां लिखा मैंने क्या, CTC, यहां पर क्या होगा, ठीक है, GAG। अब 146 अमीनो एसिड्स हैं बीटा चेन में, तो यहां लिखा मैंने फर्स्ट अमीनो एसिड, फिर इससे कौन सा कंबाइंड होगा, सेकंड, फिर इससे थर्ड, डॉट डॉट डॉट, ये जो अमीनो एसिड का नंबर होगा वो कौन सा होगा। क्लियर ये पॉइंट। अब सुनो होता क्या है, ये जो डीएनए है जिसमें ऊपर लिखा है CTC, नीचे लिखा है GAG, इससे बना mRNA। क्या बना, जब mRNA बनेगा तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, बोलो, GA होगा, C से क्या बनेगा, T से क्या बनेगा, C से क्या बनेगा, G। क्लियर ये पॉइंट। अभिनव यहां CTC से क्या बना, GAG। ये GAG एक अमीनो एसिड बनाता है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। क्या नाम है, ये अमीनो एसिड बीटा चेन में 6th पोजीशन पर बनता है। किस नंबर का अमीनो एसिड है, 6th। क्लियर ये पॉइंट। मींस अगर हम बीटा चेन बना रहे हैं, फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो जो 6th अमीनो एसिड होगा वो कौन सा होगा, ग्लूटामिक एसिड। कौन सा होगा। अब होता क्या है, ये नॉर्मल चीजें हैं जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल है कि बीटा चेन में 6th पोजीशन पर कौन सा एसिड होता है, ग्लूटामिक। अब अगर म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन से यहां T की जगह हो गया A, क्या हो गया, यहां A हुआ तो यहां क्या होगा, T होगा। यस और नो। अब यहां A हुआ CAC, तो अब RNA क्या बनेगा, GU बनेगा। यस और नो। अब ये GUG जो बना, दिस GUG कोड फॉर another amino acid that is called valine। क्या कहलाता है, वेलाइन। क्या कहलाता है, that means एक बेस चेंज होने से, पॉइंट म्यूटेशन होने से, क्या होने से, हमारे ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन सा एसिड बन गया। जब किसी इंडिविजुअल में म्यूटेशन की वजह से हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह बनता है कौन सा एसिड, वेलाइन। उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो हीमोग्लोबिन किस सेल के अंदर है, इस सेल के अंदर चेंज आता है और आरबीसी का शेप नॉर्मल बाइकॉनकेव से चेंज होकर हो जाता है सिकल शेप्ड। कैसा हो जाता है, दिस सिकल शेप्ड आरबीसी इज नॉट एबल टू क्रॉस कैपिलरीज प्रॉपरली, दैट रिजल्ट इन you can say blockage of capillaries and that disease is called sickle cell anemia। clear ये point। तो sickle cell anemia is the example of point mutation।
क्यों? क्योंकि सिर्फ एक बेस चेंज होने से mRNA चेंज हुआ, mRNA चेंज होने से जेनेटिक कोडॉन चेंज हुआ, जेनेटिक कोडॉन चेंज होने से अमीनो एसिड चेंज हुआ, और अमीनो एसिड ग्लूटामिक की जगह क्या हो गया? और वेलाइन की वजह से किसमें डिफेक्ट आया? बीटा चेन, और बीटा चेन में डिफेक्ट तो किसमें डिफेक्ट? और अगर हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट, दैट मींस डिफेक्ट इन, एंड दैट डिसीज इज कॉल्ड क्लियर ये पॉइंट? अब देखो सुनो, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये सेकंड क्रोमोसोम, यहां पर हीमोग्लोबिन फॉर्मिंग जीन प्रेजेंट है, हमने उसको रिप्रेजेंट किया HB फॉर हीमोग्लोबिन। तो यहां पर भी जो जीन होगा वो कैसा होगा? HB होगा, यस और नो? नॉर्मल कंडीशन में जब कोई डिसीज नहीं होती तो इट इज रिप्रेजेंट बाय HbA, हीमोग्लोबिन ऑफ एडल्ट, हीमोग्लोबिन ऑफ एडल्ट। क्लियर? अब देखो, जैसे ही RBC किस शेप की हुई? सिकल शेप। अब अगर यहां पर RBC सिकल शेप की हुई तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं HbS। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? HbS। क्लियर ये पॉइंट? तो देखो, पहला हमारे पास जीनोटाइप था, अगर इंडिविजुअल नॉर्मल है तो वो कैसा होगा? HbA। अगर उसके एक क्रोमोसोम में डिफेक्ट है तो वो क्या कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है? HbA। सुनना ध्यान से, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया कैसी डिसीज है? ऑटोसोमल रिसेसिव। कैसी है? अगर ये रिसेसिव है तो ये कैसा होगा? मतलब अगर ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है तो ये अपना इफेक्ट दिखाएगा, मतलब उस इंडिविजुअल में नॉर्मल हीमोग्लोबिन वर्क करेगा, दैट मींस वो इंडिविजुअल सरवाइव करेगा। क्लियर ये पॉइंट? थर्ड केस सुनो, थर्ड केस क्या होगा? अगर उसके सारे हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट आ जाए, दैट इज HbS। अब क्या यहां पर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है? सारी RBC कैसी हो जाएंगी? कैपिलरीज का क्या हो जाएगा? उसकी वजह से पर्सन की क्या हो जाएगी? दैट्स व्हाई HbS रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ लीथल जीन। क्लियर ये पॉइंट? यस और नो? अब देखो, ये है HbA, ये है HB, यहां पर HbS भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? जब दोनों जीन्स अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस, दैट इज कॉल्ड। क्लियर ये पॉइंट? तो ये सारे फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है HbA, HbS। क्लियर? एक चीज और सुनो, जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है उनको एक बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट ये होता है कि उनकी RBC सिकल शेप हो जाती है। RBC सिकल शेप होने की वजह से उनके RBC पर ये पैथोजन अटैक नहीं कर पाता। कौन सा? और प्लाज्मोडियम कौन सी डिसीज करता है? दैट मीन्स पर्सन हु हैव सिकल सेल एनीमिया ट्रेट, दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया, दे आर रेजिस्टेंट टू। और अफ्रीकन रीजन में जो मलेरियल कॉज करने वाले प्लाज्मोडियम है उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से वहां के लोगों में ये ट्रेट बहुत ज्यादा पाया जाता है कि मतलब इसमें हम जिंदा रहेंगे, मलेरिया में जिंदा रहे पता नहीं रहे। समझ में आई मेरी बात? तो दैट इज अ टाइप ऑफ अडेप्टेशन which develop most commonly in African individuals to protect them from malaria. Clear this thing? तो सिकल सेल एनीमिया मतलब हमने डिसीज का भी बेनिफिट निकाल लिया कि उससे क्या होता है? मलेरिया नहीं होता। अंडरस्टूड? लिखो हेडिंग सिकल सेल एनीमिया। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, it is an autosomal recessive disorder
It is an autosomal recessive disorder in which the formation of beta chain of hemoglobin is affected. The formation of beta chain of hemoglobin is generally affected. लिखो next point. Generally at the 6th position of beta chain, glutamic acid is present. Glutamic acid is present. Generally at the 6th position of beta chain, glutamic acid is present, which is coded by GAG, which is coded by GAG. Write down next point. Due to point mutation, when GAG is replaced by GUG, then it result in formation of valine. In place of glutamic acid. Write down next point. Due to it the structure of hemoglobin is changed. The structure of hemoglobin is changed, and it result in formation of sickle shaped RBC. Write down next point. People have sickle cell anemia. Generally show resistance to malarial pathogen. Now write down the heading. Inheritance of sickle cell anemia. First लिखो HbA. जस्ट एरो लगाकर लिखो नॉर्मल इंडिविजुअल। सेकेंड लिखो
HbA, HbS, that is carrier, and third write down HbS, that is sickle shaped, या डिसीज लिख लो, नॉट सिकल शेप्ड, डिसीज्ड। अभी हमने बात की सिकल सेल एनीमिया की, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया या कल के लेक्चर में हमने बात की थी फिनाइल कीटोन्यूरिया की। बोथ आर ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल। अब देखो जैसे हम बात कर रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव की, अभी तक जैसे हमने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात की, वहां पर हम लेके चलते हैं या तो एक्स क्रोमोसोम या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव में हम 3 कंडीशंस लेकर चलेंगे, और वो भी अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑटोसोमल कैरेक्टर्स को, ठीक है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स को, कैपिटल A। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस फीचर को? डोमिनेंट, ठीक है। यहां पर दिस वन इट इज रिप्रेजेंटिंग हाइब्रिड, यस और नो, ओके। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिसेसिव। अब देखना, अभी हमने लिखा था HbA, ओके। फिर हमने लिखा HbA, HbS, फिर हमने लिखा HbS। ये सिकल शेप्ड कौन सा था? रिसेसिव था, यस और नो। इस रिसेसिव को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल ए से। तो HbS ये स्मॉल ए हो गया, यस और नो। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है HbS, ठीक है। सिकल शेप्ड एनीमिया या हीमोग्लोबिन हो गया है सिकल शेप्ड, या RBC हो गई है सिकल शेप्ड। अब ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है सिकल सेल एनीमिया को, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिसेसिव को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो रिसेसिव स्मॉल लेटर के साथ साथ ऑटोसोम के स्मॉल क्रोमोसोम के थ्रू भी रिप्रेजेंट हो रहा है। समझ में आई मेरी बात? जैसे मैंने बोला कि 21st क्रोमोसोम है, तो ये ऑटोसोम है, यस और नो। एक क्रोमोसोम ये होगा, एक क्रोमोसोम ये होगा। तो अगर हम यहां पर ऑटोसोम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर कैपिटल ए से या फिर लेटर स्मॉल ए से, तो कैपिटल ए रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंट कैरेक्टर्स को और स्मॉल ए रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कैपिटल ए रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंट डिसीजेस को और स्मॉल ए रिप्रेजेंट करेगा, है वो क्रोमोसोम ही। समझ में आई मेरी बात? अब ये क्रोमोसोम है जहां पर एक जगह क्या है HbS, दूसरी जगह पर भी क्या है, तो ये दोनों कैसे हैं? रिसेसिव, ठीक है। अब यहां पर ये है रिसेसिव, ये कैसा है? तो एक को रिप्रेजेंट किया हमने स्मॉल ए से, एक को रिप्रेजेंट किया, यहां पर दोनों कैसे हैं? क्लियर ये पॉइंट? अब देखो, अगर मैं बोलूं कि इसका इनहेरिटेंस आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, समझना बच्चों। अगर मैं बोलूं कि ये है फादर, जिसको हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये है मदर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर्किल से। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है बिटवीन मैरिज, ठीक है। अब यहां पर ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनकी नई ऑफ स्प्रिंग को, ठीक है।
अब यहां पर ये सन, ये डॉटर और ये सन। क्लियर ये पॉइंट? देखना समझना मैं क्या बताने जा रहा हूं। मैंने बोला कि हमें ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का इनहेरिटेंस स्टडी करना है, ठीक है। अगर मैं यहां पर फादर को लेकर चलूं कैपिटल ए स्मॉल ए और मदर को लेकर चलूं कैपिटल ए स्मॉल ए, तो क्या ये दोनों डिसीज्ड होंगे? क्या नहीं होंगे, क्योंकि डिसीज किससे होगा? जो कि कैसा है, उसके साथ में कौन है जो उसको रिप्रेजेंट? यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, यही हम मेंडल की F1 जनरेशन लेकर चलते थे। अब हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो 4 इंडिविजुअल मिलेंगे। एक कैसा होगा, एक कैसा होगा, एक कैसा होगा और दूसरा कैसा होगा? ये कैसा हो जाएगा? यस और नो? मतलब पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं और प्रोजेनी डिसीज्ड है। दैट मीन्स दैट इज द ट्रांसफर ऑफ विच काइंड ऑफ डिसीज? समझ में आई मेरी बात? अंडरस्टूड? क्लियर दिस पॉइंट? अंडरस्टूड दिस थिंग? चलो अब सुनो आगे की कहानी। अगर हम यहां लेकर चलते कैपिटल ए, तो क्या कोई कंडीशन बनती यहां पर डिसीज ऑफ स्प्रिंग आती? नहीं बनती। यहां हमेशा कौन सा गैमीट होता? कैपिटल ए होता। यहां 2 गैमीट बनते, एक कैपिटल ए, एक। जब कैपिटल ए से कंबाइंड होता तो भी डिसीज, जब कैपिटल ए स्मॉल ए से होता तो भी डिसीज। यस और नो? पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब अगर यहां पर हम लेके चल रहे हैं स्मॉल ए, तो डिसीज वाली कंडीशन होती? यस और नो? और कितने इंडिविजुअल डिसीज होते? अगर हम 4 लेकर चलें तो 2 लेकर चलेंगे? यस और नो? देखो यहां स्मॉल ए, यहां कैपिटल ए, तो ये दोनों इंडिविजुअल्स डिसीज होते? यस और नो? मतलब ये भी होता और यहां पर भी एक इंडिविजुअल कैसा होता? होता कि नहीं होता? साथ में ये भी कैसा होता? क्लियर ये पॉइंट? अच्छा, अभी हम लेकर चल रहे हैं कि हम यहां ऑटोसोमल रिसेसिव लेकर चल रहे हैं, बट आपके पास ये चीज बनकर आती है और आपको पता करना होता है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या फिर सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव है। समझ में आ रही है मेरी बात? यस और नो? क्लियर ये पॉइंट? अब देखना, मैंने ये सब हटा दिया, हटा दिया। अब मैंने पूछा फाइंड आउट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पेडिग्री, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये कौन सी है, ऑटोसोमल या फिर सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव। समझ में आ रही है मेरी बात? हमको ये पता नहीं है। हम चेक करेंगे कि ये सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव है कि नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर ये सेक्स क्रोमोसोमल होती, अगर ये सेक्स क्रोमोसोमल होती तो यहां पर ये XH होता? यस और नो? ये XH क्या होता? Y होता? यस और नो? समझना। अब इसमें एक X क्रोमोसोम कहां से आया? बट एक कहां से आया होगा? मतलब मदर कैसी है? कैरियर है? यस और नो? अच्छा, अब मदर कैरियर है तो यहां पर कंडीशन देखो, ये XH है, ये Y यहां से आया होगा, तो ये XH भी कहां से आया होगा? तो मतलब मदर के दोनों क्रोमोसोम कैसे होने चाहिए? मतलब मदर कैसी होनी चाहिए?
बट मदर डिसीज, तो ये सेक्स क्रोमोसोम रिसेसिव, अंडरस्टूड। इस तरीके से हमें निकालनी होती है पेडिग्री। क्लियर ये पॉइंट? अभी ऊपर से निकला। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे पेडिग्री के तो और भी चीजें समझ में आएंगी हमको। जब ये तो छोटा सा ब्लॉक है, अभी 8, 10, 12, 15 बच्चे करेंगे तो और चीजें समझ में आएंगी अपन, ठीक है। बट हमें समझना ये है कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव है, कौन सा ऑटोसोमल है। अंडरस्टूड। अब देखो ये चीज हो गई हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव की। बट अगर हम बात करते ऑटोसोमल डोमिनेंट, देखना समझना बच्चों, ऑटोसोमल रिसेसिव, क्या ये डिसीज होगा ऑटोसोमल रिसेसिव में? ये नॉर्मल होगा? यस और नो? ऑटोसोमल रिसेसिव में ये भी कैसा होगा या फिर ओके, बट ये कैसा होगा? कैसा होगा? अच्छा, अगर मैं बोलूं डिसीज है ऑटोसोमल डोमिनेंट, डिसीज कैसी है? तो जब डिसीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो ये इंडिविजुअल कैसा होगा? डिसीज होगा? यस और नो? ऑटोसोमल डोमिनेंट, यस और नो? और ये कैसा होगा? ये भी कैसा होगा? क्योंकि ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। बट ये कैसा होगा? क्लियर? तो जब डिसीज होती है ऑटोसोमल रिसेसिव तो ये 3 कंडीशन होती हैं, जब डिसीज होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट तो ये 3 कंडीशंस होती है। क्लियर ये पॉइंट? लिखो इसमें, इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल, इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट and autosomal recessive disease, inheritance of autosomal dominant and autosomal recessive disease। अब इसी में हेडिंग लिखो autosomal recessive, autosomal recessive। इन तीनों को कॉपी कर लो, फर्स्ट थर्ड। अगर कैपिटल ए है तो नॉर्मल, कैपिटल ए स्मॉल ए है तो कैरियर, और कैपिटल ए स्मॉल ए है तो डिसीज। नाउ राइट डाउन ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट में लिख लो दिस वन। जहां लिखा है ना ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस वाला, वहां पर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीजेस के कुछ एग्जाम्पल लिख लो। जरूरी नहीं है वो हर जगह लिखे कि इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, वो दे सकता है कि सिकल सेल एनीमिया है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी डिसीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो पहला एग्जाम्पल लिखो सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव। जहां लिखा है ना वहां आपने ये लिखा, वहीं साइड में लिख लो उसके एग्जाम्पल, सिकल सेल एनीमिया। दूसरा एग्जाम्पल लिखो फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। नेक्स्ट लिखो थैलेसीमिया, THALASSEMIA, थैलेसीमिया। नेक्स्ट लिखो एल्बिनिज्म, ALBINISM, एल्बिनिज्म। नेक्स्ट लिखो अटैच्ड ईयर लोब्स, अटैच्ड ईयर लोब्स। कुछ लोगों के ईयर लोब्स अटैच्ड होते हैं स्किन से, दैट इज अटैच्ड ईयर लोब्स। सबके अटैच हैं बट नीचे वाला पोर्शन भी अटैच होता है इस तरीके से। अब लिखो ऑटोसोमल डोमिनेंट के एग्जाम्पल्स। पहला लिखो पॉलीडेक्टाइली,
पॉलीडेक्टाइली। नेक्स्ट लिखो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। एक और लिखो हचिंसन कोरिया, स्पेलिंग यहां देख लेना। स्पेलिंग से उसका प्रोनाउंसिएशन निकाले बैठोगे ना तो रात भर निकल जाएगी। इसको बोलते हैं हचिंसन कोरिया। क्या बोलते हैं? हंटिंगटन कोरिया नहीं। एक और लिख लो पीटीसी टेस्टिंग, पॉलीथायोकार्बामाइड। लिख लो पॉलीथायोकार्बामाइड, पीटीसी टेस्टिंग।